Assalamu alaikum students. Welcome in the class of environmental chemistry. As you people know, we are studying the first chapter of environmental chemistry, which is Introduction to Environmental Chemistry, and the topic of today's discussion is temperature inversion. As you can see, this presentation is submitted by Aruj Babar. This is a good presentation in itself, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी खामी है वो ये है कि बैकग्राउंड जो है वो डार्क है और फॉन्ट्स भी डार्क कलर के यूज़ किए गए हैं, जिसकी वजह से पढ़ने में मुश्किल पेश आती है। ये भी फॉन्ट कलर आई थिंक मैंने ही चेंज किया होगा, तो कुछ जगह पे मैंने चेंज किए हैं और कुछ जगह पे मैंने एज सच रहने दिए हैं। सो लेट्स सी। सो व्हाट temperature inversion is. We will take start from the definition of temperature inversion. And temperature inversion is a condition in which temperature of the atmosphere increases with the altitude in contrast to normal decrease with temperature. So this is the definition. आमतौर पे ट्रेंड ये होना चाहिए कि जैसे जैसे हम बुलंदी की तरफ जाए तो टेम्परेचर डिक्रीज हो, ठीक है। और ये ट्रेंड जो है हमें ट्रोपोस्फियर में नज़र आता है। ये हमने बड़ी डिटेल से स्टडी किया है कि किस तरह से ट्रोपोस्फियर में जब हम ऊपर की तरफ से मूव करते हैं सो देर इज़ नेगेटिव टेम्परेचर लैप्स। और ट्रोपोस्फियर के बाद जब हम स्ट्रेटोस्फियर में चले जाते हैं आफ्टर क्रॉसिंग ट्रोपोपास, तो उसमें हमें पॉजिटिव टेम्परेचर लैप्स नज़र आता है, यानी ऑल्टीट्यूड के बढ़ने के साथ टेम्परेचर भी इंक्रीज करता है, विच इज़ एक्चुअली टेम्परेचर इन्वर्जन। तो टेम्परेचर इन्वर्जन हमें एटमॉस्फेयर के जिस हिस्से में नज़र आता है वो है स्ट्रेटोस्फियर। अच्छा, अब इसमें जब टेम्परेचर इन्वर्जन होता है तो कोल्ड एयर अंडरलाइज वार्म एयर एट हायर ऑल्टीट्यूड। तो हायर ऑल्टीट्यूड पे जो कोल्ड एयर है वो वार्म एयर को नीचे दबोच लेती है, आप कह सकते हैं। अब इसकी क्या एक्सप्लेनेशन है? आपको पता है कि स्ट्रेटोस्फियर के ऊपर जो हमारे पास एटमॉस्फेयर का हिस्सा है वो है मीजोस्फियर, और मीजोस्फियर में अगेन नेगेटिव टेम्परेचर लैप्स होता है, यानी बुलंदी के साथ टेम्परेचर डिक्रीज होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मीजोस्फियर में हमारे पास जो एयर करंट्स हैं वो कोल्ड होते हैं, वो ठंडे होते हैं, ठीक है। और स्ट्रेटोस्फियर में जबकि हमारे पास जो एयर करंट्स हैं वो गर्म होते हैं। और हमने पिछले लेक्चर्स में ये भी पढ़ा है कि ज़्यादातर एयर फ्लो वो ट्रोपोस्फियर में होता है, यानी ज़मीन के एटमॉस्फेयर के उस हिस्से में जो बिल्कुल यानी लिथोस्फियर के साथ है, ठीक है। वहाँ पर एयर करंट, वहीं पे वेदर चेंजेस ज़्यादा होती हैं। तो स्ट्रेटोस्फियर में भी और मीजोस्फियर में भी एयर फ्लो कम होता है, इसलिए मीजोस्फियर का अगर ठंडे एयर करंट्स हैं तो वो ठंडे ही रहेंगे, और वो ठंडे एयर करंट्स स्ट्रेटोस्फियर में मौजूद गर्म एयर करंट्स को दबाए रखते हैं। Temperature inversion may occur during the passage of the cold front or result from the invasion of sea air by a cooler onshore breeze। तो टेम्परेचर इन्वर्जन इस वजह से भी एक्चुअली हो सकती है, और यही वजह है कि समंदर के करीब वाले जो इलाके हैं वहाँ पर ना ज़्यादा गर्मी हो पाती है और ना ज़्यादा सर्दी, ठीक है। उसकी वजह ये है कि जो अगर कभी कभार यानी ऑन शोर यानी साहल समंदर वाले सिटीज़ में अगर ठंड ज़्यादा हो तो समंदर की तरफ से जो गर्म हवाएं चलती हैं वो इन ठंडी हवाओं को रिप्लेस कर देती हैं, उनको इन्वेड कर लेती हैं, इसलिए टेम्परेचर ज़रा नॉर्मल रहता है। लेकिन टेम्परेचर इन्वर्जन का तो ये वजह बनती हैं। Overnight radiative cooling of surface air often results in nocturnal temperature inversion that is dissipated after sunrise by the warming of air near the ground। अच्छा, अब ये वाला जो पॉइंट है इसमें सिर्फ नॉक्टर्नल टेम्परेचर इन्वर्जन का जिक्र किया गया है, यानी नॉक्टर्नल टेम्परेचर इन्वर्जन ये फिनोमेना रात के वक़्त जो है वो स्टडी किया गया कि रात के वक़्त सर्दियों में फॉर एग्ज़ाम्पल ये हो सकता है कि रात के वक़्त चूँकि आमतौर पे विंटर में नाइट्स भी लंबी होती हैं, और तो ये कूलिंग रेडिएटिव कूलिंग, ठीक है, जो कूलिंग इम्पैक्ट है वो सरफेस से ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है।
और देखिए ये इतना ऊपर पहुंच जाता है कि ये ट्रोपोस्फियर को फॉर एग्जांपल अगर क्रॉस करके स्ट्रेटोस्फियर तक जाता है, तो इस इम्पैक्ट को चूंकि ये सिर्फ वक्ती तौर पे होता है, तो इस इम्पैक्ट को सुबह के वक्त फिर जो सूरज की शुआएं हैं वो खारिज कर सकती हैं उसको, मतलब कैंसिल कर सकती हैं उस इम्पैक्ट को। अच्छा, टेम्परेचर इन्वर्जन की जो एक और वजह है वो क्या है, डिसेंडिंग करंट्स ऑफ एयर नियर द सेंटर ऑफ हाई प्रेशर सिस्टम। ठीक है, अब देखें ज़मीन के ऊपर जो फ़ज़ा है वहाँ पर हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था प्रेशर प्रोफाइल में कि डिफरेंट प्लेसेस ऑफ अर्थ पे एट अ टाइम प्रेशर जो है वो डिफरेंट हो सकता है। तो जो हाई प्रेशर सिस्टम है, जहाँ पर हाई प्रेशर है वहाँ पर एयर करंट्स, जो नीचे वाली एयर करंट्स हैं, वो एडियाबैटिक प्रेशर की वजह से जब वो नीचे की तरफ आएंगी तो एडियाबैटिक कंप्रेशन की वजह से भी वो वार्मिंग क्रिएट करती हैं। ठीक है, और ये मिडल आल्टीट्यूड में ये फिनोमेना हो रहा होता है, अगेन यू नो एट स्ट्रेटोस्फियर। ठीक, और उससे क्या होता है कि वहाँ ऊपर वाली फ़ज़ा जो है वो ज़्यादा गर्म होती है एज़ कम्पेयर्ड विद सरफेस एयर। ठीक, अब इस इसकी वजह से क्या होता है, क्योंकि ऊपर प्रेशर ज़्यादा होता है, राइट, तो अब सरफेस में कूल एयर करंट्स जो ऊपर की तरफ जाके इसकी वार्मिंग इफेक्ट को जो कम कर सकते हैं, उनकी अफादियत, उनकी बायोएंसी भी इनहिबिटेड हो जाती है, क्योंकि ऊपर वाले एयर करंट्स का प्रेशर ज़्यादा होता है। ठीक है, इसलिए जो ठंडे एयर करंट्स जो कि ज़मीन से जाके इस वार्मिंग सिचुएशन को ख़त्म कर सकते हैं, उनकी अफादियत, उनकी बायोएंसी भी ख़त्म हो जाती है बिकॉज ऑफ द प्रेशर अबव। और उसकी वजह से क्या होता है कि जो अपर लेयर लेस डेंस लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर की, यानी स्ट्रेटोस्फियर की, उसमें टेम्परेचर इन्वर्जन जो है वो बरकरार रहती है। अच्छा, अब इसमें टेम्परेचर इन्वर्जन के दौरान ये वाला प्रेशर वाला फैक्टर, और फिर नीचे से भी चूंकि ठंडी हवाएं ऊपर नहीं जा सकती, इसका मतलब टेम्परेचर इन्वर्जन स्टे करता है मतलब स्ट्रेटोस्फियर में। ठीक है, और उसकी वजह से एक तो पोल्यूशन स्टे करेगी। ठीक है, ये हमने पहले भी पढ़ा है कि अगर जो एटमॉस्फेयर की ऊपर वाली लेयर्स हैं, अगर कोई फ्लूटेंट वहाँ पर जाके स्टे कर सकता है तो वो लॉन्ग लिव्ड होता है और उसके ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं, क्योंकि वहाँ पर स्ट्रॉन्ग विंड्स नहीं चलती। ठीक, और टेम्परेचर इन्वर्जन वाले हिस्से में एयर पोल्यूशन स्टे करेगी, और ये सिर्फ उस सूरत में रिमूव हो सकती है अगर वहाँ पर स्ट्रॉन्ग विंड्स चले, क्योंकि वहाँ पर स्ट्रॉन्ग विंड्स होती नहीं है, तो इस वजह से पोल्यूशन अगर उस हिस्से में फैल जाए तो वो बहुत ख़तरनाक साबित होती है। अच्छा, अब इसमें एक और फैक्टर है, स्मोक का फैक्टर भी यहाँ पर आ जाता है, यानी ये हाई प्रेशर का फैक्टर टेम्परेचर इन्वर्जन के साथ मिलके, और फिर लो विंड स्पीड्स, और फिर अगर वो इंडस्ट्रियल एरिया भी हो, तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये स्मोग पैदा करने की वजह बनते हैं। एंड दिस विल रिजल्ट नॉट ओनली इन स्मोक बट severe episodes of smoke which can stay very long. Continuing with temperature inversion, टेम्परेचर इन्वर्जन जो है मोस्ट ऑफ द डेज में एक्चुअली होता क्या है कि जैसे जैसे हम ऑल्टीट्यूड की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर कम होता जाता है। इसकी रीज़न क्या है कि सन से जो हमें एनर्जी मिलती है वो ज़मीन तक पहुंचती है, और ज़मीन के ऊपर एयर करंट्स इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके हल्के हो जाते हैं, और जब वो ऊपर की तरफ जाते हैं, ऊपर जाके ये वाले एयर करंट्स एक्सपैंड करते हैं, और एक्सपेंशन की वजह से उनकी एनर्जी लूज़ हो जाती है और वो एयर ठंडी हो जाती है। ठीक है, सो दिस इज़ द रीज़न वाई टेम्परेचर डिक्रीज एज वी मूव टू द ऑल्टीट्यूड इन ट्रोपोस्फियर। ठीक है, तो लेकिन कई दफ़ा हमें उल्ट ये फिनोमेना नज़र आता है, यानी टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है ऑल्टीट्यूड के इंक्रीज़ करने से, जैसा कि हमने स्ट्रेटोस्फियर में देखा। इसी को हम टेम्परेचर इन्वर्जन कहते हैं। एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन। एक तो सरफेस इन्वर्जन है। सरफेस इन्वर्जन एज द नेम इंडिकेट दिस विल अकर नियर द सरफेस। aloft inversion and this will occur above the ground.
सो सरफेस इन्वर्जन्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन द स्टडी ऑफ एयर क्वालिटी, ठीक है। अब देखें एयर क्वालिटी में ये सरफेस इन्वर्जन्स जो हैं दीज आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि जाहिर है ज़्यादातर एयर उसका मास हमें सरफेस वाले एरिया में यानी ट्रोपोस्फियर में ही नज़र आता है, ठीक है। और अगर ट्रोपोस्फियर में टेम्परेचर इन्वर्जन विच इज़ रिफर्ड टू एज सरफेस इन्वर्जन वो हो रहा है तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एयर पोल्यूशन को स्टडी करने के लिए, ठीक है। तो दिस इज़ द डायग्राम विच इज़ क्वाइट इम्पोर्टेंट टू स्टडी। अच्छा जी, अब इसमें जो सबसे पहला वाला फैक्टर है काम विंड्स एंड द इन्वर्जन रिजल्ट इन पुअर एयर क्वालिटी, तो ये फर्स्ट स्लाइड में मैं बहुत डिटेल से इसको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि अगर हवा ना चलती हो और इन्वर्जन भी हो, ठीक है, टेम्परेचर इन्वर्जन, तो ये तमाम फैक्टर्स जो हैं एयर की क्वालिटी को पुअर बना देंगे यानी एयर पोल्यूशन कॉज करेंगे। अच्छा, अब विंटर के अंदर ज़्यादातर स्मोक का फिनोमेना भी हमारे कंट्री में भी अक्टूबर नवंबर के महीनों में देखा गया है, क्योंकि विंटर सन लो इन द स्काई सप्लाइज लेस वार्म टू द अर्थ सरफेस, ठीक है। तो वो लेस वार्म कम हीट प्रोवाइड करता है जो कि टेम्परेचर इन्वर्जन का बायस बनता है। वार्म एयर अलाफ्ट एक्ट एज अ लिड एंड होल्ड्स कोल्ड एयर नियर द ग्राउंड, यानी अब ये ऊपर जो वार्म एयर होती है वो लिड के तौर पर एक्ट करती है और जो ग्राउंड के करीब कोल्ड एयर है वो उसको ऊपर नहीं जाने देती। इसके अलावा पोल्यूशन फ्रॉम फूड फायर्स एंड कार्स आर ट्रैप्ड बाय दैट वर्जन। So all these are implications, all these are pollution factor which are related with temperature inversion. ये अब वुड फायर्स की वजह से भी जो पोल्यूशन क्रिएट होती है टेम्परेचर इन्वर्जन की लेयर जो है उसको एंट्रैप रखती है और उसको ऊपर नहीं जाने देती। अब इसमें ये आपको माउंटेन्स नज़र आ रही हैं, ठीक है, और ये एक तरह की वैली है, ठीक है। तो ये जो टेम्परेचर इन्वर्जन की जो लेयर है इसको ये वैलीज, ये माउंटेन्स अराउंड द वैली इसको एंट्रैप कर लेती हैं। इसकी वजह से भी जो टेम्परेचर इन्वर्जन है ज़्यादा देर तक उस कम्युनिटी के अंदर स्टे करती है। सो ऑल दीज द फैक्टर्स which can result in temperature inversion as well as they also add in the stay of temperature inversion for a long time. अच्छा जी, अब फिर ये टेम्परेचर इन्वर्जन के डिफरेंट फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से टेम्परेचर इन्वर्जन, अब देखिए इसमें इस तस्वीर में बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है जो मैंने फर्स्ट स्लाइड पे डिस्कस की थी। अब नॉर्मल कंडीशंस में क्या होता है कि सरफेस के करीब वार्म एयर होती है और फिर ये कूलर एयर है और फिर ये कोल्ड एयर है। सो ऑल दीज आर गोइंग इन दी अपवर्ड डायरेक्शन। लेकिन टेम्परेचर इन्वर्जन में क्या होता है कि नीचे भी कूलर एयर है और ऊपर भी ये देखिए कोल्ड एयर है और बीच में ये वाली जो वार्मर एयर है इन्वर्जन लेयर है, इन दोनों लेयर्स ने इसको एंट्रैप किया हुआ है। यानी एक्चुअली क्या है कि अगर तो विंड की स्पीड ज़्यादा हो यानी कह लें कि तूफानी किस्म की हो तो फिर ये इस हिस्से से और इस हिस्से से, ठीक है, एयर करंट्स ये इस हिस्से में ट्रांसफ़र हो सकते हैं और उससे कन्वेक्शन ऑफ एनर्जी की वजह से फिर ये जो इन्वर्जन लेयर है ये ख़त्म हो सकती है। लेकिन होता क्या है कि टेम्परेचर इन्वर्जन के दौरान इधर इधर से भी यानी एयर प्रेशर ज़्यादा है, इधर से भी कोल्ड एयर है तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा होगा और इस तरह से क्या होता है कि इन लेयर्स की आपस में मिक्सिंग नहीं हो पाती जिसकी वजह से ये टेम्परेचर इन्वर्जन जो है इस हिस्से में स्टे करती है। The most common method in which surface inversion forms is through the cooling of air near the ground at night, ठीक है। तो अब इसमें रात के वक़्त यहाँ पर एयर जो है वो सर्द होगी। Once the sun goes down, the earth loses heat quickly and this cools the air in contact with the ground. Hence, however, since air is a poor conductor of heat, the air just above the surface remains warm. So these are very good points and easily understandable. ठीक है, रात के वक्त यहाँ पर हवा ठंडी हो जाती है, राइट, और यहाँ पर हवा जो है ये ठंडी हवा की मूवमेंट भी कम हो जाती है एंड एज एयर इज़ नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट,
तो ऊपर वाली हवा जो है ये गर्म ही रहती है, यानी सर्दियों में यहाँ पर ठंड ज़्यादा होती है लेकिन यहाँ पर गर्मी रहती है। Okay, so the conditions that favor the strong surface inversions. अब इसमें अब देखें यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है, ठीक है। So this is the temperature, this is the cooler temperature, and this is the night profile, this is the warmer temperature, and this is the day profile, ठीक है, जिसे रेड लाइन से इंडिकेट किया गया है। तो दिन के वक्त क्या होता है कि ये देखें वार्म एयर ये ऊपर की तरफ उठ रही है एंड विद रिस्पेक्ट टू हाइट, राइट। अब रात के वक्त नाइट प्रोफाइल में ये ठंडी हवा ऊपर जा रही है, ठीक है, लेकिन क्या है कि वो यहाँ तक ही ठंडी रहती है और ऊपर जाके वो इस गर्म हवा को ठंडा नहीं कर पाती, जिसकी वजह से यहाँ पर बुलंदी के साथ टेम्परेचर डिक्रीज होने की बजाय वो देखें ये इंक्रीज ही रहता है। दिस इज द टॉप ऑफ इन्वर्जन। अच्छा, अगेन ये काम विड्स है, क्लियर स्काइज हैं, लॉन्ग नाइट्स हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल सिंस द नाइट्स इन द विंटर टाइम आर मच लॉन्गर देन द नाइट्स इन समर टाइम, surface inversions are more common and strong in winters, right? I hope that you people have understood this. So these are the conditions which are favorable for surface inversions. और आपको पता है ये सारी चीज़ें सर्दियों में मीट करती हैं। काम विंड्स होती हैं, क्लियर स्काइज होते हैं, लॉन्ग नाइट्स होती हैं। अब उसकी वजह से क्या होता है कि सरफेस इन्वर्जन जो है वो सर्दियों में ज़्यादा कॉमन है। A strong inversion implies a substantial difference in temperature exists between the cooler surface air and the warmer air aloft, ठीक है। अब जो स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन है वो किस वक्त होती है कि यहाँ पर सरफेस का टेम्परेचर कम हो और ऊपर जो वार्मर एयर है उसका टेम्परेचर ज़ाहिर ज़्यादा होगा, ठीक है। और अगर स्ट्रॉन्ग सब्सटेंशियल सरफेस इन्वर्जन किस वक्त होगी जबकि ये डिफरेंस जब ख़त्म ना हो पाए, यानी नीचे काफ़ी ठंड हो और ऊपर जो है वो ज़रा सर्दी हो, तो उससे सरफेस इन्वर्जन काफ़ी देर तक स्टे करेगा। So the conditions for which long temperature inversion can occur, there are some meteorological conditions. For example, we have discussed that under high pressure surface inversion can exist very long, ठीक है। तो अगर प्रेशर हाई होगा तो ज़ाहिर है फिर एयर की मूवमेंट इजी नहीं हो पाएगी और टेम्परेचर इन्वर्जन एग्जिस्ट करेगी। इसके अलावा कुछ टोपोग्राफिकल फीचर्स दीज आल्सो एनहांसेस द फॉर्मेशन ऑफ इन्वर्जन स्पेशली इन वैली लोकेशन। अच्छा, अब टेम्परेचर इन्वर्जन तो हमने बहुत डिटेल से स्टडी कर लिया, क्या होता है, क्या इसके रीजन हैं हो सकते हैं। अब किस तरह से ये एयर क्वालिटी को इम्पेक्ट कर सकता है, सो दिस इज इम्पॉर्टेंट। विंटर के दौरान सरफेस टेम्परेचर इन्वर्जन प्ले अ मेजर रोल इन एयर क्वालिटी। द वार्म एयर अबव द कूलर एयर एक्ट एज अ लिड suppressing the vertical mixing and trapping the cooler air at the surface, ठीक है। तो ये चीज़ पहले भी डिस्कस हो चुकी है, थोड़ी सी रेपिटेशन है। वार्म एयर लिड के तौर पर और वो जो कूलर एयर है उसको ऊपर नहीं जाने देती, ठीक है। और इसकी वजह से क्या है कि अगर पोलूटेंट्स हैं तो सारे वो यानी ट्रोपोस्फियर में होल्ड हो जाएंगे और उससे जाहिर है पोल्यूशन कॉज होगी। As the pollutant from the vehicles, fireplaces, industries are emitted into the air, the inversion trap these pollutants near the ground led to the poor air quality. I have already discussed that. The strength and duration of inversion control the air quality index AQI levels near the ground, ठीक है। तो स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेशन, अब स्ट्रेंथ से मुराद कि पोलूटेंट की कितनी कंसंट्रेशन इस टेम्परेचर इन्वर्जन की वजह से ट्रोपोस्फियर में कैद हो गई है, ठीक है। और ड्यूरेशन ऑफ इन्वर्जन और उसकी ड्यूरेशन कितनी है, सो दिस विल कंट्रोल द एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI। AQI स्टैंड्स फॉर एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो इस तरह का ये देखें, ये जैसे आपसे पूछा जा सकता है ना कि एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI जो है ये किसका एब्रीविएशन है, ये MCQs में आ सकता है।
A strong inversion leads to high air quality index level as it confine the pollutant to a shallow vertical layer। ठीक है। अब यानी अगर इन्वर्जन जो है टेम्परेचर इन्वर्जन ज़्यादा होगा तो उससे एयर क्वालिटी इंडेक्स उस पोल्यूटेंट का हाई हो जाएगा, लेवल हाई हो जाएगा, which is of course will be very injurious to health, while the weak inversion lead to the lower AQI level। ठीक है। तो अब ये impacts हैं सारे टेम्परेचर इन्वर्जन के एयर क्वालिटी पे। यानी इसमें क्या है कि टेम्परेचर इन्वर्जन किस तरह से इम्पेक्ट करेगी अगर हमारे पास यानी जो एटमॉस्फेयर का हिस्सा है विच इज लाइक स्ट्रेटोस्फियर, जो कि गर्म हिस्सा है, वो लिड के तौर पर एक्ट करेगा और वो फिर सप्रेस करेगा वर्टिकल मिक्सिंग और ट्रैपिंग द कूलर एयर एट द सरफेस। स्ट्रेटोस्फियर में एयर के करंट्स कूलर एयर को ट्रोपोस्फियर में ट्रैप कर लेंगे और फिर उससे क्या होगा कि जो प्लूटेंट हैं व्हीकल से, फायर प्लेसेस से, इंडस्ट्रीज से जो रिलीज हुए हैं वो फिर एटमॉस्फेयर की लोअर सतह में ही रहेंगे। ठीक है। और अगर ये ड्यूरेशन इन प्लूटेंट्स का और इनकी स्ट्रेंथ और इनकी कंसंट्रेशन लोअर लेवल पे ट्रोपोस्फियर में अगर बढ़ती जाएगी तो एयर क्वालिटी इंडेक्स हाई शो होगा लेवल्स नियर द ग्राउंड। और जो एक हाई लेवल है AQI का जो हाई लेवल है दिस विल इंडिकेट हाई लेवल ऑफ प्लूटेंट इन द एटमॉस्फेयर। अगर वीक इन्वर्जन होगी तो लोअर AQI लेवल होगा, जिसका मतलब ये होगा कि किसी खास प्लूटेंट की कंसंट्रेशन की मिकदार यानी फ़ज़ा के लोअर वाले हिस्से में, एटमॉस्फेयर के लोअर वाले हिस्से में कम है और वो उस पोल्यूटेंट के लोअर AQI लेवल से इंडिकेट होगी। Yes, during winter it is the residential burning of wood. Wood smoke contains much higher amount of particulate pollution that than smoke from oil and gas fired furnaces. In some cases, in some areas of country, the local governments issue burn bans to curtail the use of wood stove and fireplaces under certain weather and pollution conditions during winter। ठीक है। तो अब ये सारी कंडीशंस हैं जो कि एयर क्वालिटी की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकती हैं जिसमें रेजिडेंशियल बर्निंग ऑफ वुड की वजह से ये स्मोक वगैरह क्रिएट होगा और चूँकि सर्दियों में विंड की स्पीड कम होती है तो ये परसिस्ट कर सकता है, इसलिए कुछ कंट्रीज़ में इसके ऊपर बैन लगाया जाता है। So the impacts of air pollution because of temperature inversion in big cities, big cities में temperature inversion हीट के कन्वेक्शन को रोक देती है। ठीक है। अब टेम्परेचर इन्वर्जन ज़्यादा होती वहाँ है जहाँ पर एयर ज़रा स्टिल होती है, मर्की होती है, मडी होती है और उसकी वजह से क्या होता है कि हीट एक जगह से दूसरी जगह फ्लो नहीं कर पाती और इसको इजीली रिमूव नहीं किया जा सकता। बिग सिटीज़ में होती है। ये कुछ सिटीज़ के नाम यहाँ पर दिए गए हैं लाइक लॉस एंजलिस, तेहरान, मिलान एट्सेट्रा। और इसमें रीज़न क्या है? Most of these cities, these are surrounded by hills and mountains, or on plains which are surrounded by mountain chains, which make an inversion trap by the air in the city. So we have already discussed this in the previous slides by means of picture as well कि ऐसे cities जिनको mountains ने surround किया हुआ है उसकी वजह से क्या होता है कि वो mountains air flow को रोक देते हैं और टेम्परेचर इन्वर्जन उन cities के अंदर एंट्रैप हो जाता है जिसकी वजह से pollution cause होती है। So these are also the reason of temperature inversion. The smoke coming out of chimneys for making bricks. This also cause pollution and temperature inversion. Okay, so these are the effects of air pollution
And in this slide, you know, various cities are mentioned under different time span, so you can study it. लेकिन आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये लेक्चर ज़रा लंबा होने जा रहा है, लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, यानी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एमसीक्यूज, तो वो आप कर लें, ये बेशक आप छोड़ दें, देयर इज़ नो नीड टू डू इट. So this is also a phenomena which is the result of temperature inversion. Now we will see the useful impact of temperature inversion. अच्छा, अब टेम्परेचर इन्वर्जन की वजह से क्या हो सकता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, दैट इज़ वेरी हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो वेव्स, दे कैन बी रिफ्रैक्टेड फ्रॉम इन्वर्जन लेयर. ठीक है, अब चूंकि ये वाली हाई ऑल्टीट्यूड पे ये जो ट्रोपोस्फेरिक डक्ट है, यानी ये इन्वर्जन लेयर का काम करती है. ठीक है, टेम्परेचर इन्वर्जन लेयर. और चूंकि ये वाली लेयर एयर करंट्स को ऊपर जाने से रोकती है, इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो वार्म एयर है वो यहाँ पे ट्रैप हुई होती है. ठीक है, और ना सिर्फ यहाँ पे ट्रैप हुई होती है, बल्कि ये जो ट्रोपोस्फेरिक डक्ट है ये रेडिएशंस को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को नीचे की तरफ रिफ्रैक्ट कर देती है. इससे क्या होता है कि ये वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जब नीचे की तरफ रिफ्रैक्ट होती हैं, तो ये वाली रेडिएशंस प्रोपेगेशन का काम करती हैं एफएम रेडियो की जो वेव्स हैं उनको, या फिर क्या होता है कि जो लो बैंड टेलीविज़न हैं वो भी डिस्टेंट प्लेसेस पर देखे जा सकते हैं एट फॉगी नाइट्स. यानी दिन के वक़्त तो एक्चुअली ये वैसे फिनोमेना देखने में आया है कि कुछ ऐसे टेलीविज़न के चैनल्स जो कि दिन के वक़्त सही काम नहीं कर रहे होते, और लेकिन रात के वक़्त वो काम करना शुरू कर देते हैं. या कई दफ़ा ये भी होता है कि दिन के वक़्त भी वो काम करना शुरू कर देते हैं, लेकिन मोस्टली वो काम नहीं कर रहे होते. तो सो दिस दिस मे बी द रीज़न फॉर दिस, यानी ऐसे एफएम रेडियोज़ का रेडियोज़ पे सुना जाना और टीवी चैनल्स का थोड़ा बहुत आना फॉगी नाइट्स पे. दिस इज़ बिकॉज ऑफ दिस टेम्परेचर इन्वर्जन at higher altitude, which from which the electromagnetic radiations they are refracted back, and these now electromagnetic radiations they act as a propagation for these FM radio waves or low band VHF televisions. So we can see them, or we can watch these channels, or we can hear from these FM radios because of this phenomena. The signals which would normally be released up and away from the ground based antenna is instead refracted down towards the earth by inversion layer. ठीक है, तो ये फिर उसकी ही एक्सप्लेनेशन है कि वो वाले सिग्नल्स जिन्होंने एक्चुअली ऊपर की तरफ जाना होता है या आगे की तरफ जाना होता है, तो ये रिफ्रैक्ट हो जाते हैं इस इन्वर्जन लेयर से. इस फिनोमेना को हम बोलते हैं ट्रोपोस्फेरिक डक्टिंग. दिस इज कॉल्ड एज ट्रोपोस्फेरिक डक्ट. There is also very interesting phenomena which is related with temperature inversion. और वो क्या है, actually these are itself very beautiful views. तो अब इसमें देखें ये फिनोमेना हम देख सकते हैं सुबह जब सूरज तुलू होता है या जब सूरज गरूब होता है. ठीक है, तो उस वक्त ये है कि हमें ग्रीन लाइट नज़र आती है, और वो ग्रीन लाइट भी किस वजह से होती है कि अगर टेम्परेचर इन्वर्जन वाली लेयर एग्जिस्ट करे. ठीक है, तो वो टेम्परेचर इन्वर्जन जो लेयर है वो सन से आने वाली रेडिएशंस को डिस्पर्स करती है. डिस्पर्शन की वजह से जो सूरज यानी गरूब होने के बाद, सनसेट या सनराइज होने के बाद भी ये जो सन की रेडिएशंस है वो नज़र आती रहती हैं. दिस इज़ बिकॉज ऑफ द डिस्पर्शन ऑफ दीज sun's radiation from temperature inversion layer. Inversions can magnify the so-called green flash, the phenomena occurring at sunrise or sunset. तो ये ग्रीन फ्लैश, राइट, सो मतलब इसको कहा गया, ये यू कैन सी दिस इज द ग्रीन फ्लैश. और ये ग्रीन फ्लैश जो है ये फिनोमेना सनराइज और सनसेट के मतलब वक्त दिखा गया है.
It is usually visible for a few seconds during which sun's green light is isolated due to dispersion. ठीक है, अब आपको बताया कि सूरज से जो लाइट आती है इसमें डिफरेंट कलर्स होते हैं, तो उसकी ग्रीन लाइट जो है डिस्पर्स हो जाती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर इन्वर्टेड लेयर से तो ये हमें कुछ अर्से देर तक दिखाई देती है। जो शॉर्टर वेवलेंथ है, दिस इज रिफ्रैक्टेड मोस्ट, so it is the first or last light from the upper rim of solar disk to be seen. So we will continue with some more harmful impacts of temperature inversion. ठीक है, अब एक्चुअली क्या होता है कि आमतौर पे दिन के वक्त ये देखा गया है कि जो एरोप्लेन्स वगैरह हैं, ऐसे लोग जो एयरपोर्ट्स के करीब रहते हैं, तो दिन के वक्त वैसे तो और आवाज़ों की वजह से भी ये हो सकता है, लेकिन दिन के वक्त वो इम्पैक्ट कम होता है। उसकी वजह ये है कि दिन के वक्त आमतौर पर टेम्परेचर इन्वर्जन इतना इफ़ेक्ट नहीं करता, लेकिन सूरज के गरूब होने के बाद टेम्परेचर इन्वर्जन ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, तो उसका इम्पैक्ट भी, उसका हार्मफुल इम्पैक्ट भी उसी वक्त ज़्यादा देखा जाता है। ठीक है, तो रात के वक्त आवाज़ें ज़्यादा स्ट्रॉन्गली फिर सुनाई देती हैं और वो कानों को भी इफ़ेक्ट करती हैं, तो वो इसी वजह से होता है कि टेम्परेचर इन्वर्जन चूँकि एट नाइट इट वर्क्स एट इट्स बेस्ट, तो वो साउंड वेव्स को वापस रिफ्रैक्ट बैक करती है और उसकी वजह से उसका इम्पैक्ट ह्यूमंस पे फॉर एग्जांपल ज़्यादा होता है। और टेम्परेचर इन्वर्जन का ये इम्पैक्ट ना सिर्फ ये कि आवाज़ों की सूरत में है, बल्कि कोई भी हार्मफुल, जब फॉर एग्जांपल एक्सप्लोजन होता है और वहाँ पर टेम्परेचर इन्वर्जन का अगर फिनोमेना भी हो रहा हो, तो उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है कि टेम्परेचर इन्वर्जन की वजह से एयर की जो वो लेयर्स हैं वो उन रेडिएशंस को रिफ्रैक्टिव, दे विल रिफ्रैक्ट बैक the radiations which are produced by the explosion of these harmful, for example, nuclear weapons. और ये फिनोमेना देखा गया सोवियत यूनियन में, जब RDS-37 न्यूक्लियर टेस्ट किया गया और एक बिल्डिंग जो है कोलैप्स हो गई इसी वजह से कि वो रेडिएशंस, वहाँ पर टेम्परेचर इन्वर्जन का इम्पैक्ट ज़्यादा था और रेडिएशंस रिफ्रैक्ट बैक हुई और उन्होंने बिल्डिंग को कोलैप्स कर दिया। सो दीज आर इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन। मेरा ख्याल है कि मैंने काफ़ी ज़्यादा इसको डिस्कस कर लिया है, तो वही सारी चीज़ें दोबारा से ये डिस्कस की गई हैं, तो ये आप लोग खुद कर लें, इकोनॉमिकल implications of temperature inversion. So this was actually quite a lengthy lecture. नेक्स्ट टाइम से एक्चुअली मैं ये करूँगी कि अगर इस तरह के लेंथी लेक्चर्स हैं तो उसको मैं दो हिस्सों में डिवाइड कर दूँगी, ताकि मेरे लिए भी मुश्किल ना हो और आपके लिए भी मुश्किल ना हो। एनीवेज, इस पे स्टूडेंट ने काफ़ी मेहनत की है, जैसा कि मैंने कहा शुरू में भी। बस इसमें ये था कि थोड़ा सा फॉन्ट का मसला आ रहा था, कुछ जगहों पे मैंने चेंज किया, कुछ में नहीं किया, बट बी केयरफुल इन फ्यूचर। एनीवेज, अल्लाह हाफिज़।